बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। क्या आपको पता है आपके जीवन की सबसे महंगी चीज़ क्या है? आपके जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो दुनिया की सारी संपत्ति देकर भी आप उसे वापस नहीं ला सकते। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सब्जी फसलों में कीटों के प्रकोप से बचने के लिए जैविक खाद मिलाएं। फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए कराएं मिट्टी जांच। मक्का की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं बिरसा मक्का 1। अब समाचार विस्तार से। सब्जी फसलों में कीटों का प्रकोप फसलों को काफी नुकसान पहुंचाता है। सब्जी फसलों में कीटों का प्रकोप कम से कम हो, इसके लिए खेत की अच्छी तरह जुताई कर जैविक खाद मिलाएं। रासायनिक खाद का प्रयोग तभी करें जब अधिक क्षति की संभावना हो। मिट्टी की जांच कराकर किसान मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा, पीएच मान और सूक्ष्म जीवों की संख्या का पता लगाएं। इससे मिट्टी की वर्तमान सेहत का पता कर सुधार किया जा सकता है और सही अनुपात में पोषक तत्वों का चयन कर सकते हैं। साथ ही किसान खेत की मिट्टी के अनुसार असल चक्र को भी अपना सकते हैं। किसान भाई किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1818015551 से आप कृषि विशेषज्ञों से संपर्क कर तकनीकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह भारत सरकार का टोल फ्री नंबर है जो निःशुल्क है। इस नंबर पर आप अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। किसान कॉल सेंटर एक इस तरह का एक सिस्टम डेवलप किया गया है जो कि किसान दूरस्थ एरिया में है या पास के भी किसान हैं, वो अपनी जो तकनीकी है या कोई समस्याएं कृषि से, उससे वैज्ञानिकों के द्वारा या विशेषज्ञों के द्वारा जुड़ सकते हैं। ये किसान कॉल सेंटर एक टोल फ्री नंबर भारत सरकार का है, जिसका नंबर है 1800-180-1551। 1800-180-1551 पे कॉल, ये टोल फ्री नंबर है, कोई भी पैसा नहीं। किसान उस पर कॉल करके किसी भी विशेषज्ञ, किसी भी तकनीकी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मक्का की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 25 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में सुआन कंपोजिट 1, HQPM 1, बिरसा मक्का 1, बिरसा विकास मक्का 2 प्रिया लगाएं। मक्का की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय प्रति हेक्टेयर 100 से 150 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट व्यवहार करें। जमीन की जुताई इतनी करें कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। बुआई से 1 माह पहले चूने का व्यवहार कर अम्लता दूर करें। दीमक के लिए जुताई के समय मिथाइल पाराथियान 2% धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में प्रयोग करें। किसान भाई खेत की पहली जुताई के लिए मोल्ड बोर्ड हल नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल छेदक और पत्ता छेदक कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, यदि आप टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं तो इस समय फल छेदक और पत्ता छेदक कीटों से सावधान रहें। इन कीटों के रोकथाम के लिए 250 किलोग्राम नीम की खल्ली में 20 किलोग्राम DAP मिलाकर अपने खेतों में भुरकाव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
अभी अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेतीबाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अभी 2 बच्चा पेट में ही खराब हो चुका है। कितनी मुश्किल से आया हमारा ये राजा बेटा। अपनी जान लगा देंगे लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम बहुत उदास बैठे थे। हाँ, 2-3 साल से उपज घट गई है। हम कृषि वैज्ञानिक से मिलके आते हैं। इसे संभालना। अब नहीं लड़खड़ाऊंगी। तुम फसल संभालो, मैं नस्ल संभालती हूँ। मिट्टी से ही पैदा होता है सब कुछ। हम जो मिट्टी को देंगे वही तो मिट्टी हमें वापस करेगी। रासायनिक खाद और रासायनिक दवा के बेतहाशा व्यवहार से मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। मिट्टी बीमार तो उपज बीमार, उपज बीमार तो संभव है उपज खाने वाले भी बीमार। वैसे तुम क्या देते हो? यूरिया। अब नीम कोटेड यूरिया दो, इसमें फायदा ही फायदा है। मिट्टी उपज और उपज खाने वाले हम सबकी सेहत का रखवाला नीम कोटेड यूरिया। माँ, बाबा, आती हूँ ऑफिस से। बाय बेटा। बाय। नस्ल बचाइए, फसल बचाइए। नीम कोटेड यूरिया अपनाइए। तो चलिए, जानकारी का पिटारा तो खुल ही चुका है। आज की एक पहली जानकारी आप कह सकते हैं करेला की खेती के बारे में है। तो देखते हैं और लेते हैं जानकारी। करेला एक ऐसी सब्जी है जिसकी बाजार में सालों भर मांग रहती है। हालांकि ये सब्जी दिसंबर और जनवरी माह में बाजार में दिखाई नहीं देती। वस्तुतः ये एक गर्मा फसल है जिसकी खेती गर्मी और बरसात दोनों में बहुत अच्छी होती है, जबकि दिसंबर और जनवरी में अधिक ठंड के कारण इसकी फसल को भारी नुकसान पहुंचता है। अतः बरसाती करेला लगाने का उपयुक्त समय जून जुलाई का महीना और गर्मा फसल के लिए जनवरी फरवरी का महीना बेहतर होता है। जबकि गर्मा की आगात फसल के लिए तो नई तकनीकों का इस्तेमाल कर दिसंबर जनवरी में भी इसका बिचड़ा उगाकर मुख्य खेतों में इसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी साहब, जो कि आज हमें बताएंगे कि करेला की खेती किस प्रकार से काफ़ी अच्छे तरीके से की जाए और किसान भाइयों का लाभ हो सके। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए झारखंड प्रदेश में कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों में करेला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है और करेला का डिमांड सालों भर बाज़ार में होता है। हालांकि दिसंबर जनवरी के महीने में इसकी खेती, इसका उत्पाद मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये फसल गर्मा फसल है और गर्मी और बरसात दोनों मौसम में बहुत अच्छे तरीके से इसकी खेती संभव होती है। लेकिन जब दिसंबर जनवरी का जो बहुत अधिक जाड़े का मौसम होता है, जो पाला गिरता है या कोहरा छाया रहता है वातावरण में, वैसे समय में इसके फसल को भारी नुकसान होती है और फसल अच्छा नहीं करता है। फसल आमतौर पर खेतों में मर जाते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप करेला की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए लगाने का सबसे बढ़िया समय है या तो जून जुलाई का महीना में बरसाती खेती के लिए आप इसकी बुआई कर सकते हैं। गर्मा फसल लेना चाहते हैं तो आप जनवरी फरवरी में इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गर्मा का आगात फसल लेना चाहते हैं तो कुछ नए वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके आप दिसंबर जनवरी में भी हाईटेक नर्सरी में इसका पोटरेज में बिचड़ा उगा के दिसंबर जनवरी में वो बिचड़ा उगाएंगे और मुख्य खेतों में इसकी ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। आप सभी जानते हैं कि कद्दू वर्गीय फसल का आमतौर पर रोपाई नहीं की जाती, डायरेक्ट बीज की बुआई की जाती है। लेकिन अब हम वैज्ञानिकों ने ऐसी ऐसी तकनीक निकाल ली है कि आप लो टनल में या पॉली हाउस में पोटरेज मेथड से हाईटेक नर्सरी का उपयोग करते हुए आप कद्दू वर्गीय, चाहे लौकी, नेनुआ, झींगी, करेला हो या तरबूज हो या खरबूजा हो, इसका भी आप बिचड़ा पोटरेज में उगा के मुख्य खेतों में इसकी रोपाई करके इसकी खेती आगात कर सकते हैं। किसान भाइयों, दिसंबर जनवरी के माह में चूंकि तापमान काफ़ी ठंडा होता है, इसलिए बीज की बुआई खुले खेतों में नहीं करनी चाहिए। इससे बीज का अंकुरण प्रभावित होता है। अतः बीज की बुआई प्रो ट्रे में करके उसे प्लास्टिक हाउस या लो टनल आदि में रखना बेहतर होता है।
अगर आप दिसंबर जनवरी में ही बीज की बुआई कर देंगे तो आपको मार्च के महीने में ही इसका फसल बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगा, उस समय मूल्य अधिक होता है। अब है कि अगर खुले खेत में दिसंबर जनवरी में बीज की बुआई करेंगे तो ये जर्मिनेशन के लिए, बीज के अंकुरन के लिए उचित वातावरण नहीं होता, तापमान काफ़ी निम्न होता है, उस समय ये अंकुरित नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आपको क्या करना होता है, हमें कुछ प्रोटेक्टेड प्लास्टिक का छोटा घर बनाना होता है, या लो टनल बनाना होता है, या पॉली हाउस आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो वहाँ आप पोर्ट्रेज को रख के कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक उपाय कर सकते हैं, दिन में धूप में पोर्ट्रेज को रख दें और रात में घर के अंदर इसे ले जाएं, तो जाके वो ज़्यादा जाड़ा और शीत का, रात का और ठंडे का असर नहीं होगा तो भी जर्मिनेट हो जाएगा। और ऐसे करके शुरुआती 1 महीने में आप उसको पोर्ट्रेज में रखें, फिर जब जर्मिनेट होकर लतर फलने लगे उससे पहले आप थोड़े बड़े बड़े पोर्ट्रेज होते हैं इसके बड़े साइज के, उसमें आप कर सकते हैं और मुख्य खेतों में रोपाई करके आगात फसल ले सकते हैं। करेला की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है। यदि मिट्टी का pH मान 6 से 7 के बीच है तो वो मिट्टी इसकी खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। यदि मिट्टी अधिक अम्लीय है तो 3-4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चूने का प्रयोग करना बेहतर होता है। इसमें बुआई थाला बनाकर करना उचित होगा। गर्मी में ये थाला 2-3 इंच गहरा होना चाहिए, जबकि बरसात में 2 से 3 इंच ऊंची बेड बनाकर उसमें इसकी बुआई करनी चाहिए। इसके लिए बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी उपयुक्त होती है जिसका pH मान 6 से 7 के बीच है, बहुत अच्छा होगा। अगर अधिक अम्लीय है तब आप इसको 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चूना या डोलोमाइट का प्रयोग करना होगा। आप थाला बनाएंगे गर्मी में, थाला थोड़ा 2 से 3 इंच गहरा होगा। अगर बरसात का मौसम है तो 2 से 4 इंच 6 इंच ऊंचा बेड बना के उसमें इसकी बुआई करेंगे, ये ध्यान देंगे। बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी जिसमें उपयुक्त मात्रा में कार्बनिक तत्व मौजूद हो, बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो हम कंपोस्ट देंगे प्रति हेक्टेयर की दर से हम 20 से 25 टन कंपोस्ट FIM सड़ा हुआ गोबर खाद उपयोग करेंगे और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास क्रमशः 100 kg नाइट्रोजन, 50 kg फास्फोरस और 50 kg पोटास के हिसाब से हम इसका उपयोग करेंगे। और जो थाले में हम बुआई करेंगे 2 से 3 बीज हम जरूर डालेंगे, 4 बीज भी डाल सकते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि एक थाला में कम से कम 2 पौधा जरूर मेरा मेंटेन हो। किसान भाइयों, करेले की अच्छी फसल लेने के लिए अच्छी किस्मों का चुनाव करें। इसके लिए पूसा 2 मौसमी, अर्का हरित तथा स्थानीय प्रभेद बेहतर माने जाते हैं। तो इसके लिए पूसा 2 मौसमी है या अर्का हरित है, इस तरह के प्रभेद हैं, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। प्राइवेट के बाज़ार में बहुत सारे आज हाइब्रिड भी उपलब्ध हैं, छोटे छोटे वाले भी करेला उपलब्ध हैं, बड़े वाले भी हैं, इस तरह के प्रभेद है। पूसा लॉन्ग ग्रीन है, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन प्रभेद भी है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं और इसकी खेती कर सकते हैं। कोई स्थानीय किस्म उपलब्ध हो, बहुत सारे छोटे छोटे करेले होते हैं अब बाज़ार में देखेंगे परवल के साइज़ के, उसे थोड़े बड़े, वो स्थानीय किस्म ज़्यादातर है। बाज़ार में इसका आमतौर पर मूल्य दुगुना होता है और इसमें रोग और कीट से लड़ने की क्षमता भी आमतौर पर ज़्यादा होती है जो स्थानीय किस्म है, तो आप इसकी भी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में इसकी खेती करने के लिए सिंचाई का प्रबंध करना अति आवश्यक है, जबकि बरसात में जल निकासी तथा स्टैकिंग का प्रबंध करना जरूरी होता है। इसके अलावा बरसात में कंपोस्ट का भी उपयोग आवश्यक है। अगर आप गर्मी के मौसम में खेती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सिंचाई का उचित प्रबंध करना होगा, लेकिन स्टैकिंग नहीं देना होगा, झांकी नहीं देना होगा। इसके ठीक उल्टा अगर आप बरसात में खेती कर रहे हैं तो आपको सिंचाई तो नहीं देनी है, लेकिन जल निकासी का उचित प्रबंध करना है। और चूंकि बलुआही मिट्टी में आमतौर पर बरसात में इसकी खेती होती है, इसलिए समुचित मात्रा में आपको कंपोस्ट का उपयोग करना होगा, नहीं तो अच्छा फसल नहीं हो पाएगा। ये बहुत आसान इसकी खेती है, लेकिन थोड़ा भी जैविक मात्रा कम होगा तो पौधे का विकास अधिक नहीं होगा, पौधे पीले पड़ेंगे और जितना उसमें फलन होना चाहिए था, फूल आने के बाद भी फ्रूट सेट नहीं करेगा, क्योंकि पौधे में जब तक समुचित मात्रा में पोषक तत्व का संचय नहीं होगा पौधे में, तब तक
फ्रूटिंग उस पर नहीं हो पाएगी। तो इसको आपको सुनिश्चित करना है कि समुचित मात्रा में कंपोस्ट जरूर दें, और जो अनुशंसित रासायनिक खाद है 100 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस, 50 केजी पोटास, उसका भी अवश्य प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ स्टेकिंग जरूर देंगे, सहारा जरूर देंगे, ताकि लत्तर को ऊपर चढ़ने का एक सिस्टम आप बनाएंगे, जिसको हम लोग झांकी गाड़ना लोकल भाषा में कहते हैं। तब जाके आप अच्छे से इसका उत्पादन ले पाएंगे और अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस तरह से यदि आप वैज्ञानिकों के कहे अनुसार करेले की गर्मा खेती करते हैं तो उसका अच्छा उत्पादन ले पाएंगे तथा अपनी आमदनी बेहतर कर पाएंगे। सभी किसान भाई बहनों का दूसरी जानकारी की बारी है। दूसरी जानकारी है गर्मियों के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल हम कैसे करें, इस विषय पर। तो आइए लेते हैं जानकारी और उठाते हैं लाभ। पशुपालक भाइयों, गर्मी के मौसम में इंसान तो इंसान, पशुओं की भी परेशानी बढ़ जाती है। अत्यधिक गर्मी में तो दुधारू पशुओं की उत्पादन क्षमता और प्रजनन क्षमता घट जाती है, जिससे पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे मौसम में यदि पशुपालक भाइयों ने देसी या संकर नस्ल की किस्में पाली हैं तो उन्हें कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः गौपालक इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले साहिवाल, रेड सिंधी, गिर आदि नस्लों का ही चयन करें। किसान भाइयों, खेती किसानी के साथ साथ आप पशु पालन करते हैं और विशेष करके दुधारू पशुओं का भी पालन करते हैं। ऐसे में आप बदलते मौसम में, या हम कहें कि गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की क्या विशेष देखभाल होनी चाहिए, खान पान क्या होनी चाहिए और रख रखाव क्या होनी चाहिए, इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आज हम आए हुए हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रविंद्र प्रसाद सिंह, जो हमें जानकारी देंगे कि दुधारू पशुओं की देखभाल आप कैसे करेंगे और क्या क्या विशेष बातें हैं जो हमें बताएंगे। जी हाँ, अभी गर्मी का मौसम आ चुका है और ये देखा जा रहा है कि गर्मी के मौसम में पशु बेहाल हो जाते हैं, और जिसका सीधा असर पशुओं की उत्पादन क्षमता, प्रजनन क्षमता और जो है कि आमदनी पे, किसानों की आमदनी पे इसका सीधा असर पड़ता है। तो गर्मी के मौसम में अगर हम थोड़ी सी बदलाव करें, थोड़ा सा ध्यान रखें, तो ये सब जो नुकसान और परेशानियां होती है, इससे हमारे किसान भाई बच सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि गर्मी के मौसम में जो पशु, जैसा आपने बताया कि बेहाल हो जाते हैं गर्मी के मौसम में, तो इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि गर्मी का जो मौसम, अभी जो तापमान बढ़ते जा रहा है, 38, 40, 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान वातावरण का हो रहा है, तो इसमें सबसे अच्छा जो नस्ल की बात करते हैं कि अगर देहाती या संकर नस्ल की जो गाय रखते हैं तो उनको गर्मी के मौसम से कम परेशानी होती है बनिस्बत की जो विदेशी नस्ल की, जैसे जर्सी, HF जो गाय है वह उसकी तुलना में जो हमारा देशी और संकर नस्ल की गाय है वो ज़्यादा अच्छे से इस तरह के मौसम में उनको परेशानियां कम होती है। तो सबसे पहले है कि हमारे किसान भाई से कहना चाहें कि आप जो पालन करते हैं तो ज़रूर एक बार सोचें कि हम जो है कि देसी नस्ल जैसे कि साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर, गीर, ये सब नस्ल का अगर पालन करते हैं तो जो गर्मी के मौसम में परेशानियाँ होती हैं उससे आप कम परेशानियाँ हमारे गायों को होती है। गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए उनकी आवास व्यवस्था को दुरुस्त रखें। उसके तापमान को 25 डिग्री से ऊपर ना जाने दें। इसके लिए आवास के आसपास छायादार वृक्ष लगाएं। छत के ऊपर पुआल या खपरा दें। छत की ऊंचाई 11 से 12 फीट रखें। समय समय पर पशुओं पर पानी का छिड़काव करते रहें और पंखे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आवास का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है वो हमारे गायों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस तापमान पे हमारे गाय बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं और गर्मी का प्रकोप इस पे नहीं होता है। लेकिन 25 से जैसे ही वातावरण का तापमान बढ़ता है तो देखा जाता है कि इसका असर जो है हमारे गायों में दिखने लगता है, और जिसका मुख्य असर देखने को मिलता है कि खान पान में कमी हो जाती है, दूध उत्पादन में कमी हो जाती है। इसके अलावा जो है कि बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उचित आवास दें, जिससे कि अंदर का जो वातावरण हो 25 डिग्री के आसपास ही हो या उससे कम हो। इसके लिए सबसे पहले जो है कि गाय को जो हम जहाँ पे गाय का जो घर है, आवास है, वहाँ पे आसपास कोशिश करें कि छायादार वृक्ष लगाएं। इसके साथ ही साथ आप जो आवास का जो छत है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि धूप से वो छत जब काफ़ी तप जाता है तो अंदर भी जो है वातावरण गर्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि छत पे पुआल वगैरह दे दें, उजले रंग से पेंट कर सकते हैं, या फिर ऊपर में टाइल्स जो खपड़ा होता है वो सब देने से भी काफ़ी हद तक हम वातावरण का तापमान कम कर सकते हैं। छत की ऊंचाई बहुत ही ज़रूरी है, कम से कम
11-12 फीट की अगर छत की ऊंचाई होती है तो अंदर का वातावरण को कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो गर्मी का मौसम में जो आवास की जो व्यवस्था की बात करते हैं, उसमें जो आवास हम बनाते हैं तो उस समय भी किसानों को ध्यान देना चाहिए कि आवास पूरा पश्चिम की दिशा में होता है तो जो गर्मी का जो प्रकोप होता है हमारे पशुओं पे कम होता है और अंदर का वातावरण ठंडा होता है। साथ ही साथ अगर गर्मी का प्रकोप अधिक है तो समय समय पर पानियों का छिड़काव करते रहें अपने पशु पे। फ़ैन भी लगा सकते हैं, कूलर भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि वेंटिलेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में देखा जाता है अगर जो है कि वेंटिलेशन जो अगर क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है, स्वच्छ हवा का आदान प्रदान हो रहा है, तब भी अंदर के वातावरण को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की आवास की व्यवस्था के साथ साथ खान पान की व्यवस्था का भी ख्याल रखना चाहिए। उन्हें पीने के लिए साफ, स्वच्छ तथा शीतल पानी दें। इसके साथ वसा युक्त चारा जैसे सरसों की खल्ली दाना में मिलाकर देना बेहतर होता है। इन सब के अलावा इस मौसम में मिनरल मिक्सचर तथा विटामिन की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें। दूसरी चीज़ है कि खान पान की जो व्यवस्था है वो भी बहुत ज़रूरी है। खान पान में थोड़ा बदलाव करके हम पशुओं को उचित वातावरण दे सकते हैं। इसके लिए सबसे सर्वप्रथम है कि पानी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। हर प्रति घंटे हमारे पशु 3 से 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, वो पानी पीते हैं। तो इसके लिए साफ़ स्वच्छ पानी आप देते रहें, गर्म पानी ना दें। कभी कभी देखा जाता है कि टंकी में पानी गर्म हो गया, वही पानी हम पशु को पिलाने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो पशु कम पीते हैं पानी, या जिसका सीधा असर जो है उनके पाचन शक्ति पे, पाचन पे पड़ता है और दूध उत्पादन पे पड़ता है। तो स्वच्छ पानी आप देते रहें, साफ़ पानी देते रहें। ठंडा पानी आप पीने के लिए दें, जो साधारण पानी है पशुओं के लिए। इसके लिए समय समय पर बदल करके पानी उनको देते रहना चाहिए। साथ ही साथ जो हम लोग चारा देते हैं उसमें कोशिश करें कि गर्मी के मौसम में जो सीजनल हरा चारा है उसकी उपलब्धता ज़रूर कराएं, क्योंकि हरा चारा जो हम देते हैं उसमें से लगभग 70 से 80% पानी होता है उसमें। तो हरा चारा पशु बहुत चाव से खाते हैं। साथ ही साथ हरे चारे से पानी की भी जो पशुओं की आवश्यकता होती है पूरी होती है। सूखे चारे की मात्रा को इस समय कम करें, क्योंकि जो गर्मी का मौसम है तो बाहर का वातावरण तो गर्म है, अगर हम अंदर भी वो पाचन जो प्रक्रिया होती है उससे भी उष्मा निकलती है। तो सूखे चारा जो से भूसा वगैरह, पुआल वगैरह देते हैं उसकी मात्रा को थोड़ा कम कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होती है और गर्मी के मौसम में पशु इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ इसमें बसा युक्त जो है चारा अवश्य दें। संतुलित आहार पशुओं को खिलाने के लिए दें। बसा युक्त के लिए आप खल्ली जैसे सरसों की खल्ली, तीसी की खल्ली, बादाम की खल्ली जो भी उपलब्ध है उसको ज़रूर से आप जो है कि उसमें दाना में मिक्स करें। संतुलित आहार अवश्य दें और जितना आवश्यकता हो दूध उत्पादन के हिसाब से, जैसा हम लोग जानते हैं 2.5 से 3 किलो दूध उत्पादन पर 1 किलो दाना हम अपने दुधारू पशु को देते हैं, तो दूध उत्पादन के हिसाब से आप उसको दाना मिश्रण दें। साथ ही साथ इसमें मिनरल मिक्सचर और विटामिन्स की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा करके दें, क्योंकि इस समय जो है कि ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है और पशुओं में जो स्वेटिंग होता है या फिर जो गर्मी का जो प्रकोप होता है उसके प्रकोप को ये कम करता है। तो पौष्टिक पदार्थ की मात्रा को थोड़ा सा आप बढ़ा दें, जिससे कि पशु जो है बिल्कुल उस समय गर्मी के मौसम में जो प्रभावित ज़्यादा होते हैं उससे वो बच सकते हैं। गर्मी के मौसम में इन पशुओं को HS, BQ, FMD बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, अतः इनसे बचाव के लिए पशुओं को इसका टीका अवश्य लगवाएं। गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि जो बीमारियों की संभावना भी अधिक होती है। पशु जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं। गर्मी का जैसे ही मौसम होता है, वातावरण बिल्कुल गर्म हो जाता है तो पशु बिल्कुल प्रभावित हो जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, जिससे बीमारियों होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मुख्य रूप से अभी जो बीमारी होती है HS, BQ, FMD। HS को गला घोंटू भी कहते हैं, BQ को लंगड़ी बुखार भी कहते हैं और FMD खुरहा चपका जो बीमारी है, ये 3 बीमारी इस समय होने की संभावना अधिक होती है। तो इन बीमारियों से बचाव के लिए आप टीकाकरण अवश्य कर दें। अभी भी आपने टीकाकरण अगर नहीं कराया है तो आज ही अपने पशुओं में ये टीकाकरण कर दें। तीनों बीमारी के लिए एक टीका ही बाज़ार में उपलब्ध है, इसको रक्षा ट्रायोवैक कहते हैं। तो उस टीका को दे करके इन बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, क्योंकि पशु जो है जब इस गर्मी के मौसम में ज़्यादा दबाव में आएंगे, ज़्यादा गर्मी का प्रकोप पड़ता है तो बीमारियां होने की संभावना अधिक हो जाती है। अगर टीकाकरण किया रहेगा तो पशु बीमार नहीं होते हैं। तो आप टीकाकरण अवश्य करा दें। साथ ही कृमिनाशक दवा भी अवश्य दे दें, क्योंकि ज़्यादातर जो पशुपालक होते हैं कृमिनाशक दवा वो नहीं यूज़ करते हैं। तो कृमिनाशक दवा अगर यूज़ नहीं करते हैं तो पशु के पेट में अगर कृमि है तो उससे भी पशु काफ़ी
परेशान रहते हैं और ऊपर से अगर गर्मी का प्रकोप होता है तो पशु और ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इस समय आप गर्मी से पहले एक बार कृमिनाशक दवा अवश्य देते हैं। इसमें अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल दवा जो होता है 8 से 10 मिलीग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से आप अगर उसको देते हैं तो जो भी कृमि है उसका नाश होता है और जो है पशु जो है वो स्वस्थ रहते हैं। इस तरह से गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल करके आप उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं और उनसे अच्छा उत्पादन लेकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो कैसी थी जानकारी? अच्छी थी ना? जानकारियाँ हमारे पास और भी रहती हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है वक्त की कमी रहती है। अगली जानकारी अगले अंक में हम ज़रूर देने का वादा करते हैं, लेकिन अब बारी है आपके कागज़ और कलम उठाने की, ताकि आप हमारा पता नोट कर सके और अपनी समस्या और सुझाव दोनों लिखकर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो देर किस बात की, फटाफट अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेजिए। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।